सो वी हैव दिस क्वेश्चन जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना है 31 दिसंबर टू बी यूज्ड इन ऑप्शन 1 और फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ऑप्शन 1 के हिसाब से निकालना है. सो जस्ट ऑप्शन 1 इज रेलेवेंट फॉर अस, तो हम सिर्फ उसी को पढ़ लेते हैं. ऑप्शन 1 में the machines are expected to cost cost of debt. So वो कह रहे हैं कि the debt would be issued at a discount of 10% of par value और यानी $90 पे, और रिडीम्ड होगा दोबारा पार पे और 31 दिसंबर इन 10 साल के बाद, एंड कैरिंग अ कूपन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%. सो कि रिडीमेबल है, तो रिडीमेबल के केस में अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर रिडीमेबल होगा तो ये आईआरआर के तरीके से सॉल्व होगा. इस तरह हम आईआरआर कैलकुलेट करते हैं. सो जीरो पे वी आर गोइंग टू इशू दिस डेट. सो और वो मार्केट वैल्यू होती है या जितने भी वो इशू किया जा रहा है वो. सो कैश फ्लो जो होगा वो हमारे पास होगा market value is $90, so minus 90. अच्छा, और उसके बाद 1 साल से लेकर 10 साल तक इस पे इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट 6% है. सो 6% इंटू $100 इंटू 70%, क्योंकि टैक्स पर्पज के लिए अलाउबल है, यानी $4.2 नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट मिलेगा 10 साल तक. और फिर 10वें साल पे ये डेट रिडीम होगा और रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी और वो कह रहे हैं पार पे रिडीम होगा. So now here we need discount factors slash annuity factor at a particular rate. कोई सा भी रेट हम उठा लेते हैं. So मैं 4% उठा रहा हूँ. So I'm picking up 4% as the first discount rate और देखते हैं कि इस पे NPV क्या आती है. So वो 0 पे तो 1 ही होगा. यहाँ पर annuity factor आएगा 1 minus 1 plus 4% raised to the power minus 10 divided by 10%. उसके बाद 1.404 raised to the power minus 10. ये आपके पास डिस्काउंट फैक्टर आ गया. अब नाउ हमें प्रेजेंट वैल्यूज चाहिए. हम करते हैं नेगेटिव आ गई. नेगेटिव कैसे हो सकता, यहाँ मैंने गलती कर दी. So 11.26. उसके बाद the same
should be copied here, और यहाँ पर मैं अब रेट थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ, let's pick it up 8% ले लेते हैं। So 4% की जगह 8% कर देते हैं। So cost of debt will be equal to the lower rate, which is 4%, plus the positive NPV, which is 11.62, divided by the positive NPV minus the negative NPV into higher rate minus lower rate. 5.71% is the cost of debt. ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ डेट, पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। सर मुझे आप इंटरेस्ट बता देंगे कैसे निकाला आपने? मेरा गलत आ रहा है। सो ये क्लियर हो गया सबको? सर मुझे इंटरेस्ट दिखा देंगे कैसे निकाला? हम अपने इन्वेस्टर को ओवरऑल जो एनुअल रिटर्न दे रहे हैं वो 5.71% दे रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, इंटरेस्ट दे रहे हैं। अच्छा, बी पार्ट में वैक कैलकुलेट करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मुझे क्या पता तो आपका इंटरेस्ट क्यों गलत आ रहा है? मैंने तो आपके सामने यहाँ सॉल्व किया हुआ। सो नाउ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए पहले इक्विटी की वैल्यू लिखते हैं। इक्विटी की वैल्यू आपको यहाँ से पता चलेगी। 200 मिलियन के $1 के शेयर्स हैं, एक शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा, ठीक है। और एक शेयर है $1.5 का। सो 200 मिलियन है, 200 मिलियन डिवाइडेड बाय $1, पार वैल्यू से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। सो ये मार्केट वैल्यू आ गई मिलियंस में। इक्विटी की मार्केट वैल्यू आ गई मिलियंस में। ये देख लें, ऊपर लिखा हुआ है कि 200 मिलियन की शेयर कैपिटल है, जिस 200 मिलियन $1 शेयर्स। अच्छा, ये है ही शेयर्स, ठीक है। यस, सो ये है ही नंबर ऑफ शेयर्स। सो 200 शेयर्स, 200 मिलियन शेयर्स एट द रेट ऑफ 1.5, ये मार्केट वैल्यू आ गई 300 मिलियन। अच्छा, उसके बाद डेट जो है वो यही एक डेट जो अभी हम लेने वाले थे यही है। और कितने वैल्यू के डेट लेंगे? 720,000 के हम डेट लेंगे। सो
लेकिन ये 720,000 एक मशीन की लिए लेंगे, और हमें कितनी मशीन्स लेनी है? 720,000 इंटू 100 मशीन्स, ठीक है, और इसको डिवाइड बाय मिलियंस करने के लिए मिलियन से डिवाइड कर देते हैं, सो इट्स 72 मिलियन। तो टोटल हमारे पास डेट प्लस वो मिलाकर 372 मिलियन कैपिटल बनेगा। 372 मिलियन। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसने क्वेश्चन में दे दी है, विच इज 10%, और कॉस्ट ऑफ डेट हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर 5.71%। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये देखने के लिए कि एनुअली हम कितना रिटर्न पे कर रहे होंगे, और टोटल रिटर्न जो हम पे कर रहे होंगे उनका सम हो जाएगा। ये हम टोटल पे कर रहे होंगे इतने पैसों पे, तो जो बैक आएगा आपका वो आएगा 34.11 डिवाइड बाई 372, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो इट्स 9.17%। So the weighted average cost of capital of the company is 9.17%. समझ में आया सबको? एक मशीन 720,000 की है और 100 मशीनें चाहिए, तो टोटल जो डेट रेज होगा वो इतना रेज होगा। चूंकि हम मिलियंस में काम कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसको 1 मिलियन से डिवाइड भी कर दिया ताकि मिलियंस में आ सके। सो हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले इसकी रिक्वायरमेंट देख लें। रिक्वायरमेंट इज टू कैलकुलेट गियरिंग रेशियो बुक वैल्यू बेसिस पे एंड मार्केट वैल्यूज बेसिस पे, एंड वेटेड एवरेज cost of capital using market values. So gearing ratio सबसे पहले पार्ट ए, तो पहले बुक वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्विटी, इक्विटी के अंदर हमारे पास शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल हमारे पास बुक वैल्यू के हिसाब से $2,000 है। शेयर कैपिटल के बाद शेयर प्रीमियम अकाउंट है, देन रिटेन अर्निंग्स है। सो ये आ जाएगी टोटल इक्विटी। उसके बाद डेट्स में हमारे पास सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और नहीं, लोन नोट्स भी हैं। प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और लोन नोट्स भी हैं। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास 1000 है, और लोन नोट्स हमारे पास
8,000 टोटल, ये हो गई टोटल इक्विटी, ये हो गया हमारे पास टोटल डेट्स। सो गियरिंग रेशियो जो है वो हमारे पास, गियरिंग रेशियो विल बी 9,000 divided by 9,000 plus 9650, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 48.626% will be the gearing ratio using book values. ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हम ये दोबारा कैलकुलेट करेंगे मार्केट वैल्यू की बेस पर। मार्केट वैल्यूज, और सबसे पहले हम इक्विटी लेंगे, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप इक्विटी की मार्केट वैल्यू लेते हैं तो उसको जस्ट शेयर प्राइस को शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। तमाम वैल्यू ऑफ इक्विटी एक साथ आ जाएगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं ये यहाँ से पता चल जाएंगे। हमारे पास जो शेयर कैपिटल था, शेयर कैपिटल जो था वो पार वैल्यू के हिसाब से $2,000 था, और इसको हम डिवाइड करते हैं 0.25 से, पार वैल्यू से। सो पार वैल्यू से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं शेयर प्राइस से। द एक्स करंट प्राइस ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर इज 135 सेंट एक्स डिविडेंड, ये 1.35 यानी डॉलर हो जाएगा। 1.35 से मल्टीप्लाई किया तो 10,800 की आपके पास इक्विटी है। के बाद आपके लोन नोट्स हैं। लोन नोट्स की भी पार वैल्यू उठाएंगे पहले, 8,000 100 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि इसकी पार वैल्यू 100 होती है पर लोन नोट, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी मार्केट प्राइस से। तो नो नोट्स की आर करंटली ट्रेडिंग एट 80, तो 80 पे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6,400 है। और प्रेफरेंस शेयर्स, हम उसके भी पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की टोटल वैल्यू जो है वो है 1,000, और डिवाइड बाय $1 कर देंगे क्योंकि इसकी पार वैल्यू $1 है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय पर शेयर प्राइस। पर शेयर प्राइस, the current share price of preference share is 77 cents, यानी $0.77, 770 हो गया। और अब हम इसको टोटल करते हैं, तो टोटल हमारे पास जो कैपिटल आ रहा है 41970 आ रहा है। अब हम गियरिंग रेशियो निकालते हैं। गियरिंग रेशियो जो है वो आएगा डेट्स विच इज सम ऑफ दीज टू divided by the total. So it's 39.9%. ये आ गया गियरिंग रेशियो। सो हमने गियरिंग रेशियोज दोनों निकालनी है। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, और वो कहते हैं मार्केट वैल्यू के बेस पे निकाला, तो यहीं पर कर लेते हैं। लेकिन क्या हमें कॉस्ट ऑफ डेट वगैरह कैलकुलेट करने हैं या दिए हमें, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दी हुई, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और हमें प्रॉब्लली कॉस्ट ऑफ डेट्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अच्छा, सो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो बी पार्ट में हम निकालने जा रहे हैं वैक, और वैक के लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो हमारे पास किस फॉर्मूले से निकलेगी, आप लोग बता सकते हैं? CAPM या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल?
यस, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करेंगे क्योंकि CAPM का डेटा है ही नहीं ग्रोथ मॉडल। सो ग्रोथ मॉडल के लिए सबसे पहले हमें नेक्स्ट डिविडेंड चाहिए होता है। द करंट प्राइस ये है और द डिविडेंड ऑफ सेंट्स पेबल ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर पे करेंगे, तो ये नेक्स्ट डिविडेंड नहीं है। नेक्स्ट डिविडेंड का मतलब होता है अगले साल जो पे करेंगे, तो ये करंट डिविडेंड है। तो इस करंट डिविडेंड को जो कि 10 सेंट्स है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 प्लस ग्रोथ रेट से, ताकि अगले साल का डिविडेंड आ जाए। तो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड जो होगा वो हमारा होगा 10.9 सेंट्स। ये हमारा नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड होगा, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको हम डिवाइड करेंगे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह रहा हूँ, प्राइस से, मार्केट प्राइस पर शेयर से। मार्केट प्राइस पर शेयर इज 135 सेंट्स, 135 सेंट से डिवाइड कर दिया, और फिर इसमें ग्रोथ ऐड कर देंगे। तो फिर इसमें हम ग्रोथ ऐड कर देंगे विच इज 9%, which is 9%. So cost of equity हमारी आ रही है 17.07%. That's the cost of equity. एक दफा दोबारा देख लें, 10 सेंट्स हमारा जो करंट डिविडेंड है, तो इस साल अभी हम पे करने वाले हैं, इंटू 1 प्लस 9%, ताकि अगले साल का डिविडेंड आ जाए। उसके बाद डिवाइड कर देंगे हम इसको 135 सेंट से, मार्केट प्राइस से, और फिर चूंकि ग्रोथ मॉडल यूज कर रहे हैं तो ग्रोथ उसमें ऐड कर दी प्लस 9%। So 17.07% is the cost of equity. अब आते हैं कॉस्ट ऑफ डेट पे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? कुछ लिखा हुआ है? रिडीमेबल होगा। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम अज्यूम करेंगे कि इरिडीमेबल है। अगर कुछ ना लिखा हुआ तो इरिडीमेबल है। और इरिडीमेबल के लिए फिर IRR वाले प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, कितना डिविडेंड हम पे कर रहे हैं? 70 डिविडेंड है 7%, 7% ऑफ पार वैल्यू, 7% इंटू $1, पार वैल्यू $1 दी हुई क्वेश्चन में। तो $7, 7% ऑफ $1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने ऊपर डॉलर में लिया हुआ है तो नीचे भी डॉलर में होना चाहिए, या ऊपर सेंट में कर लेते हैं 100 सेंट्स, तो नीचे भी सेंट्स में प्राइस लिख लेंगे 77 सेंट्स। %9.09। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ डेट लेते हैं हम किसका? लोन का लेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट हम लेते हैं लोन नोट्स का। लोन नोट्स को क्या अज्यूम करें, रिडीमेबल या इरिडीमेबल? रिडीमेबल लेंगे। लोन नोट के बारे में भी मेंशन नहीं है कि ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, सो वी हैव टू अज्यूम कि वो भी इरिडीमेबल है। तो उसमें भी हम पहले इंटरेस्ट पर लोन नोट ले लेते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना है लोन नोट का? 9% है। सो हम 9% इंटू 100 लेंगे और इंटू 70% कर देंगे। टैक्स रेट 30% है, तो 70% उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे। आफ्टर टैक्स करना है क्योंकि इंटरेस्ट है, ऊपर डिविडेंड था इसलिए उसमें से टैक्स माइनस नहीं किया, नीचे इंटरेस्ट था इसलिए माइनस कर दिया, और डिवाइड कर देंगे 80 से, which is the price of loan note। सो 7.88% हो गया आपका लोन नोट का प्राइस। तो हमने तीनों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के वो उठा लिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल उठा लिए। अब हम यहाँ से मार्केट वैल्यूज उठाते हैं, नीचे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और ये सब भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ, और अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। और टोटल ले लेते हैं यहाँ पर, और वह कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल हम पे करेंगे उसको टोटल कैपिटल से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, 13.84%। सो किस किस का आंसर 13.84 आया था? अरीशा का आंसर आया था, सिद्रा का आंसर आया था, असलम का आंसर आया था। वेरी गुड। So that's back. अच्छा, अब मैं वापस कॉस्ट ऑफ डेट के टॉपिक पे आ रहा हूँ।
और एक कॉस्ट ऑफ डेट हमने छोड़ दिया था, वो अब मैं करवाने लगा हूं, और वो है कन्वर्टेबल डेट। कन्वर्टेबल डेट में आपके प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, कन्वर्टेबल डेट में आपके लोन नोट्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, डिवेंचर भी हो सकते हैं। बेसिकली कन्वर्टेबल किसको कहते हैं? कन्वर्टेबल कहते हैं जिस डेट के अंदर आपके पास फ्यूचर में ये ऑप्शन हो कि आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लो। सो कन्वर्टेबल डेट के केस में कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एग्जांपल से समझते हैं, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं, तब तक मैं म्यूट कर रहा हूं। ये हमारे पास 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, जिनको हम या तो 20 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे या पार पे रिडीम करवाएंगे 5 इयर्स टाइम में। करंट शेयर प्राइस $4.5 है और ये शेयर प्राइस ग्रो करेगी एट 4% पर ईयर, कॉर्पोरेशन टैक्स इज 30%। अब कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा पहले हम, चूंकि ये डिवेंचर हैं और रिडीमेबल हैं और कन्वर्टेबल हैं, तो इसलिए जिस तरह आयरर का प्रोसेस हम इख्तियार करते थे वैसे ही करेंगे हम। सो ईयर एंड कैश फ्लोज, सॉरी, ईयर एंड पर्टिकुलर्स। सो जीरो पे जितने पे वो इशू होगा, जो उसकी करंट मार्केट प्राइस है, जो कि मैंने इस वक्त नहीं लिखी हुई, वो मैं लिख देता हूँ। सो -90 ये आपके पास करंट मार्केट प्राइस हो गई डिवेंचर की, और 5 इयर्स तक आपको इस पे मिलेगा इंटरेस्ट।
आपको मिलेगा इंटरेस्ट 5 years तक, and that interest will be after tax, and 8% into 100 into 70%. अच्छा, 5th ईयर पे क्या होगा? नॉर्मली जो स्ट्रेट डेट होता है जिसमें ऑप्शन नहीं होता कन्वर्जन का, उसकी हम रिडम्पशन वैल्यू उठाते हैं, बट यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि 5 साल के बाद आप शेयर में कन्वर्ट कर लो। अब हमें नहीं पता कि हम इसको कन्वर्ट करवाने जा रहे हैं एज एन इन्वेस्टर या हम इसे रिडीम करवाने जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है, तो अब हम क्या करें? अब हमारे लिए ये एक चैलेंज है कि हम क्या करें। सो अब हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि हमें करना क्या है। सो मैं इसको नीचे करता हूं। उसका मतलब पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1 जो होगा आपका, वो ये होगा डिसीजन कि हम इसको कन्वर्ट करवाने जा रहे हैं या हम इसे रिडीम करवाने जा रहे हैं। इन्वेस्टर को जो अपना फायदा नजर आएगा जिसमें इन्वेस्टर वो करेगा। सो लेट्स सी कि इन्वेस्टर क्या करने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, यानी अगर उसको रिडीम करवाना होगा तो उसको कितने मिलेंगे। रिडम्पशन हो रही है किस पे? रिडम्पशन हो रही है पार पे, यानी $100 पे। सो हमने $100 यहाँ लिख दिया। तो या तो वो रिडीम करवाएगा 5 साल के बाद और $100 ले जाएगा, या फिर वो कन्वर्ट कराएगा, जिसके लिए हमें कन्वर्जन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कन्वर्जन वैल्यू, अच्छा, वो एक डिबेंचर को कितने शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है? 20 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है एक डिबेंचर को। तो 20 शेयर्स में कन्वर्ट कराएगा, और वो शेयर आज कितने का है? $4.5 का है। तो आज उसकी वैल्यू है $4.5। ये कहलाती है इसकी करंट कन्वर्जन वैल्यू। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो 5 साल के बाद का कंपैरिजन करना है, क्योंकि ये वाले $100 तो 5 साल के बाद मिलेंगे। तो 5 साल के बाद इन शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। सो हमें करंट कन्वर्जन वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कन्वर्जन वैल्यू चाहिए आफ्टर 5 years। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये दोबारा ये उठाना होगा, ये जो हमने लिखा हुआ है ये हमें लेना होगा, और उसमें ग्रोथ का फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। सो ग्रो किस रेट से कर रहा है? 4% के रेट से कर रहा है। तो 1 + 4%, और पावर लगा देंगे 5। तो जब हम 1 + 4% की पावर 5 लगाएंगे तो हमें ये बता देगा 5 साल तक शेयर्स ग्रो करते करते कितने के हो जाएंगे, और फिर वो 20 शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। इसे 20 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। सो दिस इज व्हाट will be the value of those shares at the time of conversion. ये at the time of conversion है, इस वक्त कन्वर्ट करने जाएंगे उस वक्त कितनी वैल्यू होगी इसकी। अब मुझे आप बताएं कि अगर आप इन्वेस्टर होंगे तो आपका डिसीजन क्या होगा? विल यू कन्वर्ट और विल यू रिडीम? कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल कन्वर्ट कराएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी रिडम्पशन वैल्यू $100 है, लेकिन उसके बदले जो चीज मिल रही है वो $109.5 की है। सो डेफिनेटली द इन्वेस्टर इज गोइंग टू कन्वर्ट। तो यहां हमेशा याद रखिएगा, कन्वर्टेबल डेट में यहां पर रिडम्पशन वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू में से जो चीज हायर होगी वो आएगी, जो भी चीज हायर होगी वो आएगी। इस केस में इट्स द कन्वर्जन वैल्यू। सो कन्वर्जन और रिडम्पशन में से जो हायर होगी वो यहां पर आएगी इन केस ऑफ कन्वर्टेबल डेट। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ और सिर्फ इस लास्ट वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है, जो कि अभी हमने रिजॉल्व कर लिया है। सो लास्ट वैल्यू अब हमारी क्या होगी? 109.5। दैट्स इट। ये हमारे कैश फ्लोज आ गए। अब पूरा सवाल सेम है, कन्वर्टेबल डिबेंचर में और रिडीमेबल डिबेंचर में बस ये फर्क होता है कि जो लास्ट वैल्यू होती है उसको डिसाइड करना होता है कि वो क्या होगी। सही है। अब डिस्काउंट फैक्टर आप ले लें, लेट्स से मैं 4% ले रहा हूँ अगेन, और 0 पे 1 होगा। यहाँ पर एनविटी फैक्टर आ जाएगा 1 - 1 + 4% रेज टू द पावर -5 के 5 साल के बाद डिमोरेट डिवाइडेड बाय 4%।
1 plus 4% raised to the power minus 5. So 4% पे we got a positive NPV. और कन्वर्जन वैल्यू कैसे निकालते हैं ये ले देख लें. नंबर ऑफ शेयर्स into current market price of each share into growth rate raised to the power number of years. दोबारा डिस्काउंट फैक्टर उठाते हैं एंड इस दफा हम 8% उठा देते हैं. ये फिर पॉजिटिव आ गई है तो हम इसको बढ़ा देते हैं यार. So cost of debt will be the lower rate, which is 4% plus the positive NPV divided by the positive NPV minus the negative NPV into 12% minus 4%. $10.12%. So cost of debt of this convertible debt is 10.12%. So अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिस्क्स. रिस्क की टाइप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ये जो आप CAPM मॉडल में बार बार हम लोग रिस्क की बात करते हैं, बीटास की बात करते हैं, तो जरा इसको आप डिस्कस करते हैं. रिस्क दो तरह का होता है. एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क. जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है आपका, उसको हम मार्केट रिस्क भी कहते हैं. इसको हम मार्केट रिस्क भी कहते हैं. और जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, इसको हम कंपनी स्पेसिफिक रिस्क भी कहते हैं. दोनों हैं क्या? सिस्टमैटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क जो पूरी मार्केट को फेस करना पड़ता हो.
यानी किसी ऐसे चीज के होने का इम्कान, चांस, जो सबको अफेक्ट करता हो मार्केट में, नेगेटिवली अफेक्ट करता है, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। जैसे कोविड का आना सबको ही अफेक्ट कर रहा था, सबके ऊपर ही उसका इम्पैक्ट था, लिहाजा ये एक सिस्टमैटिक रिस्क था। लॉकडाउन हो जाएगा, मार्केट्स बंद हो जाएंगी, ये सिस्टमैटिक रिस्क है, ये सबको फेस करना पड़ेगा। ये किसी कंपनी की वजह से नहीं है कि उसके डिसीजंस की वजह से नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे फैक्टर की वजह से है जो सबको अफेक्ट करेगा। आप एक्सपोर्टर्स हो और एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई या लगने का खतरा हो जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता हो, तो ये पूरी मार्केट को अफेक्ट करेगी, जितने भी एक्सपोर्ट में लोग हैं। तो इट्स नॉट अ कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, इट्स अ मार्केट रिस्क फेस्ड बाय एवरी कंपनी इन द मार्केट। बट अनसिस्टमैटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जो कि कंपनी ने जो डिसीजन लिए होते हैं उसकी वजह से पैदा होता है, इसका मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि कंपनी के फैसलों की वजह से रिस्क पैदा हो रहा हो। मिसाल के तौर पर एक कार ट्रेडर ने, गाड़ियों के ट्रेडर ने एंटीक गाड़ियां मंगवा ली और उसने कहा कि हम इसको बेचेंगे। अब रिस्क ये होगा कि कोई हो सकता है कोई भी शख्स एंटीक गाड़ी में इंटरेस्टेड ना हो और उसकी गाड़ियां ना बिके। अब ये पूरी मार्केट को थोड़ी ना ये रिस्क फेस करना पड़ रहा होगा, ये सिर्फ उसी कंपनी को होगा जिसने ये डिसीजन लिया है। सो अनसिस्टमैटिक रिस्क इज a company specific risk only faced by a particular company due to its own decisions, whereas systematic risk is a risk faced by every company in the market and is caused by a factor जो कि मैनेजमेंट के डिसीजंस की वजह से पैदा नहीं हुआ। तो ये फर्क है सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क में। अच्छा, अब दोनों रिस्क के अंदर एक चीज क्या है, द अनसिस्टमैटिक रिस्क जो आपका है, जो कि पूरी मार्केट में फेस करना पड़ता है। अब मैं इन्वेस्टर हूं और मुझे पता है इस पूरी मार्केट में एक पर्टिकुलर किस्म का रिस्क मौजूद है लॉकडाउन का, वजह से पूरी मार्केट में, और उसका इफेक्ट पूरी मार्केट पे आएगा। तो ये बताएं कि अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट ए बी सी डी 4 कंपनीज में करता हूं उस मार्केट में, तो क्या मेरा रिस्क कम हो जाएगा या नहीं? अगर मैं ए बी सी डी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूं उस मार्केट में, तो क्या मेरा रिस्क कम हो जाएगा? यस सर। नहीं कम होगा यार। उस पूरी मार्केट में ये रिस्क मौजूद है। चाहे मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं अपने $100,000 की इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, मैं इस मार्केट के किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरा रिस्क कम नहीं होगा, क्योंकि ये रिस्क पूरी मार्केट को फेस करना पड़ रहा है। लॉकडाउन होगा तो ए बी सी डी सब बंद होंगे, ठीक है? तो $100,000 अगर मैं इस मार्केट में इन्वेस्ट करूं और मुख्तलिफ कंपनीज में भी करूंगा, तो मेरे रिस्क कम नहीं होगा। तो याद रखिएगा सिस्टमैटिक रिस्क की खास बात क्या है? दिस रिस्क कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड through a diversified investment. Therefore, investors will ask for risk premium to offset the risk. इस रिस्क को लोग अपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिस्क वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इनको फेस करना पड़ेगा। लिहाजा जब भी वो उस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, तो वो उस मार्केट से एडिशनल रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे ताकि वो अपने रिस्क को कंपनसेट कर सकें। इन द CAPM मॉडल, the equity beta reflects the same risk, that is the systematic risk. वो जो इक्विटी बीटा है ना,
उसमें CAPM मॉडल में, वो इसी रिस्क के अगेंस्ट है, सिस्टमैटिक रिस्क के अगेंस्ट है, मार्केट रिस्क के अगेंस्ट है। जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने जाएगा, जब वो देखेगा कि यार ये तो हर कंपनी के अंदर ये रिस्क मौजूद है, तो वो उस मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करने जाएगा वो रिस्क प्रीमियम मांगेगा। किसी कंपनी से ज्यादा मांगेगा, किसी कंपनी से कम मांगेगा, दैट्स अनदर स्टोरी, वो फिर मैं आपको बताता हूं, बट मांगेगा जरूर, वो रिस्क मांगेगा, क्योंकि हर कंपनी को वो रिस्क फेस करना पड़ रहा है। किसी से ज्यादा मांग लेगा, किसी से कम मांग लेगा, बट मांगेगा हर एक से, टू कंपनसेट फॉर द सिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि उसको पता है कि वो 4 या 10 कंपनीज में भी अपनी इन्वेस्टमेंट को फैला देगा तो भी वो रिस्क उसको फेस करना पड़ेगा हर हाल में। उसके बरक अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है, क्योंकि वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, वो क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि कंपनी ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट भी बहुत हो सकता है लेकिन रिस्क भी होगा। इस रिस्क को कंपनी जो है वो डाइवर्सिफाई कर सकती हैं। कैसे? ए में रिस्क है, उन्होंने क्या किया यार, पूरे 1 लाख ए में लगाने के बजाय 1 लाख में से कुछ पैसा बी में लगा दूं, कुछ पैसा सी में लगा दूं, कुछ पैसा डी में लगा दूं, तो अगर ए नुकसान कर रहा होगा तो हो सकता है बी गेन कर जाए और मेरा वो रिस्क ऑफसेट कर जाए। कैसे? मिसाल के तौर पर 2 शोरूम्स हैं और मुझे दोनों में इन्वेस्टमेंट करनी है। एक ने एंटीक गाड़ियों का जो ना वो काम स्टार्ट किया हुआ है, दूसरे ने मॉडर्न कार्स का, लेटेस्ट कार्स का किया हुआ है। अब इन्वेस्ट जो गाड़ी खरीदने वाला है वो या तो एंटीक खरीदेगा या वो खरीदेगा। तो अगर एंटीक गाड़ियां फ्लॉप हो गई और लोगों ने का रुझान एंटीक गाड़ियों तक नहीं गया, तो मुझे एंटीक गाड़ियों वाले बिजनेस में जो मैंने इन्वेस्टमेंट की उसमें नुकसान होगा। लेकिन वो कस्टमर दूसरी जगह पे आ जाएगा जहां मॉडर्न गाड़ियां हैं, वहां से खरीद लेगा और मुझे वहां से प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरा रिस्क एक तरफ पैदा हो रहा है, दूसरी तरफ से वो कंपनसेट हो रहा है, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो इस रिस्क को इन्वेस्टर्स अपनी बेटर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से, बेटर मेंटेनेंस ऑफ पोर्टफोलियो से डाइवर्सिफाई यानी कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लिहाजा इस रिस्क के अगेंस्ट उनको प्रीमियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको वो खुद खुद मैनेज कर सकते हैं, इसको वो खुद मैनेज कर सकते हैं। तो जिस चीज को वो खुद मैनेज कर सकते होते हैं उसको वो खुद मैनेज करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है, इट कैन बी डाइवर्सिफाइड by maintaining a diversified portfolio of investment. It can be diversified by maintaining a diversified portfolio of investment. Therefore, there is no need for risk premium against this risk. इसके लिए किसी को रिस्क प्रीमियम नहीं चाहिए होता। So there are 2 types of risks, systematic risk and unsystematic risk. और CAPM मॉडल में जिस रिस्क की हम बात करते हैं, आज के बाद से आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क है। वो जो रिस्क प्रीमियम हम ले रहे होते हैं वो सिस्टमैटिक रिस्क है। यानी सर इक्विटी बीटा जो रिफ्लेक्ट करता है वो सिस्टमैटिक रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल, वो सिस्टमैटिक रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। इक्विटी बीटा रिफ्लेक्ट्स सिस्टमैटिक रिस्क, द मार्केट रिस्क। ये याद रखिएगा। यहां तक सबको समझ में आ गई बात? ओके, नाउ systematic risk can be further divided into 2 risks. Systematic risk को हम further 2 risks में divide कर सकते हैं। Number 1, business risk. Number 2, financial risk. Business risk और financial risk में हम divide कर सकते हैं। कैसे? What is business risk and what is financial risk? यहां आ जाते हैं। बिजनेस रिस्क एक ऐसा रिस्क जिसमें बिजनेस को ये रिस्क पैदा हो कि वो अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर ना कर सके। द रिस्क दैट द बिजनेस may fail to cover its operating costs, especially its
फिक्स्ड कॉस्ट। आपका एक्टिविटी लेवल इतना कम हो जाए कि आप अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को ही कवर ना कर सकें, इस रिस्क को कहते हैं बिजनेस रिस्क। और ये ज्यादातर उन बिजनेस को फेस करना पड़ता है जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होती है, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होती है। जबकि फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं द रिस्क दैट द बिजनेस may fail to pay its debts on time. फाइनेंशियल रिस्क पर एक ऐसे बिजनेस को फेस करना पड़ता है जिसके अंदर डेट होता है, लोन होता है, वो उधार लिए हुए होते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं कि आप फेल हो जाओ अपने डेट्स को टाइम पर पे करने की वजह से, पे ना करने के लिए फेल हो जाओ कि आप पे ना कर सको अपने डेट्स को टाइम के ऊपर। तो फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली उस कंपनी को फेस नहीं करना पड़ता जिसने कोई उधार पे काम ना किया हो, बल्कि इसको फेस करना पड़ता है जिसने उधार पे। और बिजनेस रिस्क हर बिजनेस को फेस करना पड़ता है, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर जो है ना ये ऑपरेटिंग कॉस्ट की कवर ना होने का रिस्क मौजूद होता है। सो सिस्टमैटिक रिस्क जो है आपका, ये आपके दो तरह का के रिस्क के अंदर डिवाइड होता है, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। क्या ये दोनों टाइप्स ऑफ रिस्क आपको समझ में आ गए? ओके ग्रेट। अच्छा, अब जो हमारा बिजनेस रिस्क होता है ना, बिजनेस रिस्क, it is reflected by asset beta। ये एसिड बीटा से रिफ्लेक्ट होता है। अब ये क्या है ये अब आपको मैं समझाता हूं। मैं आपको अब एक एग्जांपल से एक चीज समझाता हूं, जरा वो समझिएगा। लेट्स से एक बिजनेस है और उसने एक जगह इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, एक जगह इन्वेस्टमेंट की, और जहां हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारा एसेट कहलाता है। तो उसने एक जगह इन्वेस्टमेंट की है, उसने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, और ये बिजनेस ने जो पैसा लिया है वो 100% इक्विटी के थ्रू लिया हुआ है, यानी शेयर्स के इशू करके लिया हुआ है, कोई डेट वगैरह नहीं लिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 100% इक्विटी फाइनेंस कंपनी। इसको हम 100% इक्विटी फाइनेंस कंपनी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं अनगियर्ड कंपनी। अनगियर्ड का मतलब है इसके पास कोई नो फाइनेंशियल रिस्क, बिल्कुल इसको अनगियर्ड कंपनी कहते हैं, इसके पास कोई लोन नहीं है। तो जिस कंपनी के पास कोई डेट नहीं होता उसको अनगियर्ड कंपनी कहते हैं, या 100% इक्विटी फाइनेंस कंपनी कहते हैं। इस कंपनी के इन्वेस्टर्स का सिर्फ एक ही रिस्क है, एंड दैट इज बिजनेस रिस्क। उसका कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, यानी उनका रिस्क वही है जो इस एसेट के ना परफॉर्म करने का रिस्क है। अगर एसेट इतना काबिल नहीं हुआ या ये इन्वेस्टमेंट इतनी काबिल नहीं हुई कि अपने खर्चे पूरे कर सके, तो ही इनको रिस्क पैदा होगा। इनको ये टेंशन नहीं है इनके शेयर होल्डर्स को कि इनको कोई लोन देना है वो पे नहीं कर सकेंगे। सो इस बिजनेस का जो इक्विटी बीटा है, यानी जो इक्विटी वालों का जो रिस्क है वो एसेट के रिस्क के बराबर है, यानी जितना रिस्क इस एसेट या इन्वेस्टमेंट में है उसी के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक 100% इक्विटी फाइनेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स का जो रिस्क होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है? एसेट के रिस्क के बराबर होता है। उसको कहते हैं एसेट बीटा, बिजनेस रिस्क के बराबर होता है, बिजनेस रिस्क के बराबर होता है। यानी उस बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल ना हो कि वो अपने खर्चे पूरे कर सके, बस सिर्फ यही रिस्क उनको फेस करना पड़ता है। तो ये जो रिलेशनशिप है इक्विटी बीटा बेसिकली कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ इक्विटी होल्डर्स। जो इक्विटी होल्डर्स आपके होते हैं, जो शेयर होल्डर्स आपके होते हैं, उनका जो बिजनेस रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क होता है, सिस्टमैटिक रिस्क उसको कहते हैं। एक 100% इक्विटी फाइनेंस कंपनी वालों को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क ही फेस करना पड़ता है सिस्टमैटिक रिस्क में से, लिहाजा उनका इक्विटी बीटा उनके एसेट बीटा के बराबर होता है।
for 100% equity finance company. ठीक है, ये याद रखिए कि एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ इक्विटी वालों ने यानी शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया हुआ हो, उस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सिर्फ यही रिस्क फेस करना पड़ता है कि उनका एसेट सही परफॉर्म ना कर सके। ये रिलेशनशिप है। अच्छा, लेकिन अगर ये इक्विटी वाले ही हैं, यानी 100% इक्विटी ही है, पैसा अभी भी शेयर होल्डर्स ने दिया हुआ है पूरा, लेकिन दो जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है। एक इन्वेस्टमेंट 1 है A1 और एक इन्वेस्टमेंट 2 है A2। तो इस इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क होगा, इसका एसेट बीटा कहलाएगा एसेट बीटा A1 और इसका होगा एसेट बीटा A2। मैं डिनोट कर रहा हूं वैसे ही। और लेट्स से इन्होंने अपने जो भी कैपिटल उनका है वो उसका 70% A1 में इन्वेस्ट किया हुआ है और 30% पैसा उन्होंने A2 में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि A1 का जो रिस्क है, A1 का जो एसिड बीटा है A1 का, वो है लेट्स से 2 टाइम्स, वो 2 टाइम्स है, और A2 वालों का जो रिस्क है वो कम है, लेट्स से वो है 1 टाइम रिस्क। ये रिस्क डिनोट कर रहा है, A1 2 टाइम्स है और A2 जो है वो 1 टाइम है। मुझे ये बताओ कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं इक्विटी वाले, जो इनका इक्विटी बीटा होगा वो कितना होगा? क्या वो 2 होगा? यस और नो में आंसर दें। क्या वो 2 के बराबर होगा? उनका पूरा पैसा A1 में बराबर नहीं, A1 में नहीं इन्वेस्टेड, सही है। उनका, मैं ये कह रहा हूं कि जो इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने अपना पैसा 70% एक जगह लगाया हुआ है और 30% पैसा दूसरी जगह लगाया हुआ है। इसका रिस्क 2 टाइम्स है, इस इन्वेस्टमेंट का रिस्क 1 टाइम है। तो इन शेयर होल्डर्स का ओवरऑल रिस्क जो होगा, क्या वो 2 टाइम्स होगा, 1 टाइम होगा, या इनके बीच में कहीं होगा? एवरेज लेंगे। जी, एवरेज लेंगे, क्योंकि अगर ये पूरा पैसा A1 में लगाते तो उनके पूरा पैसा रिस्की होता और वो 2 टाइम्स होता। क्योंकि उन्होंने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई किया है एक इन्वेस्टमेंट को, तो ओवरऑल रिस्क इनका कम हो जाएगा। और कैसे होगा देखें जरा। तो जो इनका इक्विटी बीटा होगा वो वेटेड एवरेज होगा इन दोनों का, और वो कैसे आप निकालोगे? 70% इंटू 2 प्लस 30% इंटू 1। तो अगर आप 70% 2 का लेंगे तो 1.4 आएगा, 30% 1 का लेंगे तो 0.3 आएगा। तो ओवरऑल जो इनका इक्विटी बीटा होगा वो 1.7 टाइम्स होगा। एवरेज, क्योंकि इन लोगों ने 2 जगह इन्वेस्टमेंट की है, लिहाजा इनका जो रिस्क है ना वो हायर वाला रिस्क होगा ना वो लोअर वाला होगा, बल्कि उनका वेटेड एवरेज होगा। तो यहां तो था ही एक इन्वेस्टमेंट, इसलिए जहां इन्वेस्टमेंट की थी वही आ गया, लेकिन यहां पर चूंकि 2 जगह किया है इसलिए वेटेड एवरेज बन रहा होगा। ये बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी बात है, जितने परसेंट इन्वेस्टमेंट उन्होंने A1 में की है, A1 के रिस्क का उतना परसेंट ले लेंगे, जितनी B1 में की, जितनी सेकंड में की है उसके रिस्क का उतना परसेंट ले लेंगे।
और फिर ऐड कर देंगे तो वेटेड एवरेज आ जाएगा, ओवरऑल रिस्क आ जाएगा इक्विटी बीटा। अच्छा, अब ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन अब मैं करवाने लगा हूं जो कि आपके काम आएगी आगे। वो क्या है वो जरा समझिए। लेट्स से इन्वेस्टमेंट तो एक ही जगह की गई है, 10 जगह नहीं की गई, एक ही जगह की गई है, बट इस दफा कंपनी ने कुछ पैसा इक्विटी वालों से लिया है और कुछ पैसा डेट वालों से लिया है, और ये इन्वेस्टमेंट जो की है ये एक ही जगह पे की है। बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह का है, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट्स। सो इक्विटी और डेट वालों का पैसा मिलाया गया। अच्छा, और मैं यहां पर आपको लिखवा रहा हूं 70% आपकी इक्विटी है और 30% आपके डेट्स हैं, लेट्स से। Mama the cat. 70% आपकी इक्विटी है और 30% आपके डेट्स हैं, ठीक है। और लेकिन ये सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया है 100% किसमें, ए में इन्वेस्ट कर दिया गया है। सारा पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब इक्विटी वालों को भी रिस्क फेस करना पड़ रहा है और डेट वालों को भी रिस्क फेस करना पड़ रहा है, और ये जो ए है ना इसका रिस्क इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, इन दोनों में। अब इन दोनों में ये रिस्क डिवाइड हो रहा है। जो भी इस एसेट का रिस्क है अब वो पूरा का पूरा ई को बेयर नहीं करना पड़ रहा, थोड़ा सा हिस्सा उसका डी को भी बेयर करना पड़ रहा है, यानी जिन्होंने डेट के थ्रू इन्वेस्ट किया है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो अब ये रिवर्स हो जाएगी। अब एसिड बीटा वेटेड एवरेज हो जाएगा इन दोनों का। इक्विटी का रिस्क जो होता है उसको हम इक्विटी बीटा से शो करते हैं, यानी शेयर होल्डर्स का जो रिस्क होता है उसको हम इक्विटी बीटा से शो करते हैं, और जो डेट होल्डर्स का रिस्क होता है उसको हम डेट बीटा से शो करते हैं। इक्विटी वाले यानी जिन्होंने शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट किया उनके रिस्क को हम डिनोट करते हैं इक्विटी बीटा से, और जिन्होंने लोन दिया हुआ है उनके रिस्क को हम शो करते हैं डेट बीटा से। तो अगर मैं इक्वेशन बनाने जाऊं तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, द एसिड बीटा विल नाउ बी इक्वल टू द वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी बीटा एंड डेट बीटा। तो वेटेड एवरेज हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 70% लेंगे हम इक्विटी बीटा का, और 70% कैसे आएगा, आपको देखना पड़ेगा आपके टोटल कैपिटल में से इक्विटी कितनी है, इक्विटी आपके टोटल कैपिटल का कितना परसेंट है ये आपको देखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, ये रेशियो निकालने का, इस रेशियो को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट, आपको देखना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट पिक इक्विटी, हम देखेंगे कि हमारी इक्विटी कितनी है आउट ऑफ टोटल, और टोटल का मतलब है इक्विटी प्लस डेट, और डेट के अंदर चूंकि टैक्स का इंपैक्ट हमेशा होता है तो डेट को हम 1 माइनस टैक्स करेंगे, ये याद रखिएगा। डेट शुड ऑलवेज बी टेकन एज नेट ऑफ टैक्स। तो अगर आप इक्विटी को इक्विटी प्लस डेट से डिवाइड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इक्विटी कितना परसेंट है, 70% है यहां पर, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे अपने इक्विटी बीटा से, शेयर होल्डर्स के रिस्क से, उसमें ऐड करोगे आप डेट वाले रेशियो को उठाओगे। अब आप डेट वाले रेशियो के लिए ऊपर फिर आपको डेट लिखना पड़ेगा और नीचे जो टोटल है उसी को लिखना पड़ेगा, यानी ई प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स। तो अगर टैक्स को थोड़ी देर के लिए मैं इग्नोर करूं तो अगर ये 70% होगा तो ये 30% होगा, ये 60% होगा तो ये 40% होगा, मल्टीप्लाइड बाय डेट बीटा। ये है एक ऐसी कंपनी की सिचुएशन जो कि गियर्ड है, दिस इज फॉर अ गियर्ड कंपनी। एक गियर्ड कंपनी जिसमें डेट्स भी मौजूद होते हैं, उसके एसिड बीटा और इक्विटी बीटा के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ये रहा जो मैंने अभी आपको लिखवाया। तो अगर आपको इस कंपनी का एसिड बीटा निकालना हो इन्वेस्टमेंट का तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब जरा सुनिएगा गौर से।
डेट बीटा जो है ना वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इग्नोरेबल होता है, क्योंकि डेट वालों का जो रिस्क होता है वो उन्होंने कम किया होता है प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा के, यानी वो जब लोन देते हैं तो उसकी जगह प्रॉपर्टी रखवा देते हैं। आप बैंक से लोन ले जाएंगे, वो कहेंगे भाई प्रॉपर्टी रखवा दो, तो उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करा के उन्होंने क्या किया होता है, अपना रिस्क सिक्योर किया होता है, इसलिए उनका रिस्क बहुत कम होता है। लिहाजा F9 के अंदर देश से इसको आप अज्यूम कर लो कि डेट बीटा शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ इट बीइंग सो लो। तो अगर मैं ये अज्यूम करूं कि डेट बीटा 0 है तो ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल हो जाएगा, और आपको अब एग्जाम में जो सिंपल फॉर्मूला है वही यूज करना है, और वो क्या बन जाएगा वो जरा मैं बताता हूं आपको। एसिड बीटा जो कि बिजनेस रिस्क को शो करता है विल बी इक्वल टू इक्विटी, बल्कि अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं, E मीन्स इक्विटी, D मीन्स डेट, इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स, अच्छा इंटू इक्विटी बीटा। और इधर जब हम 0 पुट करेंगे और ये 0 इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरी साइड खत्म हो जाएगी। और अब आपका जो रिलेशनशिप है वो ये रहा, एसिड बीटा इज इक्वल टू इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट माइनस टैक्स इनटू इक्विटी बीटा। दैट इज द फॉर्मूला दैट यू शुड बी यूजिंग फॉर कैलकुलेटिंग इक्विटी बीटा। आपको याद है CAPM फॉर्मूला? CAPM फॉर्मूले में अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना होता था तो हम रिस्क फ्री रिटर्न लेते थे, इक्विटी बीटा उठाते थे, मार्केट रिटर्न में से रिस्क फ्री रिटर्न माइनस करते थे और इसको इधर मल्टीप्लाई करते थे और ये ऐड करते थे। ये जो इक्विटी बीटा है ये जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में गिवन हो, कभी कभार हमें इस इक्विटी बीटा को कैलकुलेट करना पड़ता है, एंड दैट्स द की फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इक्विटी बीटा। वो हो सकता है हमें एसिड बीटा दे दे, एसिड बीटा का मतलब बिजनेस रिस्क, जिसमें सिर्फ बिजनेस रिस्क होता है, और हमें वो कहे कि आप इक्विटी बीटा कैलकुलेट करके दो। तो ये फॉर्मूला अब आप याद रख लें, क्लास का टाइम चूंकि ओवर हो रहा है, आज इतना ही। आप इसको घर पे देखिएगा, ये शीट मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेक्चर भी मैं आज अपलोड कर दूंगा, ये लाजमी देखिएगा, रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इस फॉर्मूले से जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट और मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऊपर और मजीद आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कि कैसे फॉर्म एग्जाम में हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। सो क्लास का टाइम खत्म, याद रहे। सो अब हम इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, एसिड बीटा के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इट शोज बिजनेस रिस्क, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनगियर्ड बीटा, यानी ये एक ऐसी कंपनी जो अनगियर्ड है उसके बीटा को भी रिफ्लेक्ट करता है। यानी अगर आपको एक कहे कि यार कंपनी अनगियर्ड है, यानी उसके पास डेट है ही नहीं, तो बताओ उसका इक्विटी बीटा क्या होगा, तो जो एसिड बीटा होगा वही उसका इक्विटी बीटा भी होगा, वही उसका एसिड बीटा ही उसका इक्विटी बीटा होगा, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल रिस्क तो है नहीं, तो बिजनेस रिस्क ही है, और एसिड बीटा बिजनेस रिस्क को ही शो करता है। जबकि इक्विटी बीटा जो है इट शोज ओवर ऑल रिस्क ऑफ कंपनी। दैट का मतलब क्या है, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। इक्विटी बीटा बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि एसिड बीटा सिर्फ बिजनेस रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है, सिर्फ बिजनेस रिस्क को। इसलिए इसको अनगियर्ड बीटा भी कहते हैं
और इसको गियर्ड बीटा भी कहते हैं, यानी एक ऐसी कंपनी का रिस्क जिसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क भी है और बिजनेस रिस्क भी है, तो इसको गियर्ड बीटा भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि हम ये देख सकें कि कब एसेट बीटा यूज किया जाता है और कब इक्विटी बीटा यूज किया जाता है। सीएपीएम मॉडल में हमेशा इक्विटी बीटा यूज किया जाता है, याद रखिए। दैट्स इट फॉर टुडे। सो अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है।